हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए अग्नि बैचेस के प्रैक्टिस सेट नंबर 39 को। इससे पहले हमने आपके लिए 38 और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन्होंने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप सभी प्रैक्टिस सेट्स को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक और लिंक दिया जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन मॉक टेस्ट और कहे तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। जीडी डीबी दोनों बच्चे के लिए है, तो जाइए और उस ऑनलाइन मॉक टेस्ट को फ्री में आपको दिया गया है, तो उन सभी को आप जरूर लगाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको अपने लेवल के बारे में पता चलेगा और वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाने का मौका मिलेगा। तो जाकर जरूर बनाइएगा। और वहाँ पे नोट्स में कुछ लिखे गए हैं, तो प्लीज़ उस नोट्स को, हरे रंग से नोट्स होंगे, उस नोट्स को जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आपके फॉलो करने से हमें भी कुछ मदद मिल सकेगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा क्या जा रहा है। लिखा जा रहा है यहाँ पे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। कहा जा रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो किससे ट्रेवल नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो आपके वैक्यूम से ट्रैवल नहीं होता है। क्यों ट्रैवल नहीं होता है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल, LONGITUDINAL। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए क्या होता है? TRAVEL। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मीडियम का। और वो मीडियम जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, या तो आपका सॉलिड मीडियम हो, या तो आपका क्या हो, आपका गैसेस मीडियम हो, या फिर आपका लिक्विड मीडियम हो। ठीक है, तो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसेस हो, कोई भी मीडियम आपका क्या होगा, आपका वहाँ पे यूज हो सकता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायर्ड होता है, और मीडियम के तौर पे आप सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो इस कारण से वो वैक्यूम में कभी भी ट्रैवल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में लिखा जा रहा है कि टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। टंगस्टन जो होता है वो आपके इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के रूप में क्यों यूज किया जाता है? सबसे पहले तो आपको इसका आंसर ये जरूर पता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिख दिया गया है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है कि ये टंगस्टन बल्ब का हम यूज क्यों करते, सॉरी टंगस्टन का हम यूज क्यों करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में, उसके फिलामेंट के तौर पे। तो टंगस्टन का हम यूज करते हैं क्योंकि टंगस्टन का जो होता है क्या होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसके कारण क्या होता है कि अगर आपका ज़्यादा वोल्टेज अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी में जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा सप्लाई करता है वोल्टेज, तो आपका क्या होगा, वो जो बल्ब होगा उसका जो फिलामेंट होगा वो आपके गर्म होंगे। तो वो आपका इतना जल्दी, देखिए अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो क्या होगा, जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी ही गल जाएगा, तो बल्ब तो खराब हो जाएगा, तो आपका 10 रुपये बर्बाद हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि उसको ज़्यादा मतलब मेल्टिंग पॉइंट वाले, आपको ऐसा धातु देखना पड़ेगा, ऐसा मेटल देखना पड़ेगा जो कि क्या हो, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले हो, ताकि आपका क्या हो, बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद, यानी उसका इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो कि कम गर्म होने पे वो जल्दी गले ही नहीं। तो उसको ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, उसे बहुत ज़्यादा आपको हीट होना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, वो मेल्ट होगा। सो इस कारण से हम क्या करते हैं, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट के तौर पे इसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो मेल्ट करता है कितने आपके, ये आपके मेल्ट करता है 3410 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या करता है, आपका मेल्ट करता है, तो 3410 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट करता है। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है। इतना टेम्परेचर इतना जल्दी होना पॉसिबल भी नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 में पढ़िएगा क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम। तो विजुअल स्पेक्ट्रम का लेंथ क्या है आपका, तो विजुअल स्पेक्ट्रम का जो आपका कह सकते हैं वेवलेंथ जो होता है वो कितना होता है आपका 3900 एंगस्ट्रम से लेकर आपका 7600 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, और इसका एक और आप याद रखते हैं कि 3900 गुने एंगस्ट्रम में होता है 10⁻10 मीटर, यानी 3900 इंटू 10⁻10 मीटर से लेकर आपका कितना 7600 इंटू 10⁻10 मीटर तक यह होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका वेवलेंथ होता है विजुअल स्पेक्ट्रम का। कितना विजुअल स्पेक्ट्रम का, ये आपका वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो गया, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4th। नंबर 4 में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है। यहाँ फिर कहा जा रहा है कि हु मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। ठीक है, आपका लाइट के वेलोसिटी को किसने सबसे पहले नापा था? तो लाइट के वेलोसिटी को सबसे पहले नापने वाले थे, क्या नाम था उनका? रोमर, ROMER, रोमर। ठीक है, हालांकि लोग गैलीलियो को सबसे पहले जानते हैं कि लाइट को उन्होंने ही क्या किया था, नापा था। लाइट के जो वेलोसिटी है सबसे पहले उन्होंने ही नापा था। लेकिन क्या हुआ था कि आपके
ठीक है। तो हालांकि क्या हुआ था कि गैलीलियो ने सबसे पहले आपके स्पीड ऑफ जो आपके लाइट है उसको नापा था, लेकिन उनके में जो उन्होंने जो मेजरिंग किया था उसमें क्या हो गया, कुछ फ़र्क पड़ रहा था। यानी कहने का मतलब उनके मेजरिंग में कुछ एरर थी, उनके मेजरिंग में कुछ प्रॉब्लम था। तो बाद में क्या किया था, रोमर ने क्या किया था, उसको थोड़ा सा करेक्ट किया था। सो इस कारण से इनको कहा जाता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट का जो एक्यूरेट मेजरमेंट था वो रोमर ने ही दिया था। ठीक है। कब दिया था इन्होंने, तो आपको ये 1676 में इन्होंने ऐसा दिया था। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपको डेट याद नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको रोमन नाम जो है वो याद रहना चाहिए। अगर ऑप्शन में रोमन ना थे, सिर्फ गैलीलियो रहेगा, तो आप गैलीलियो को भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िए क्या लिखा रहा है कि वेन अ व्हीकल पासेस टीवी रिसेप्शन गेट्स डिस्टॉर्टेड, दिस इज बिकॉज। जब व्हीकल होता है पास करता है, जब आपका व्हीकल पास करता है तो टीवी का जो आपका एंटीना होता है, यानी टीवी रिसेप्शन जो होता है वो क्यों आपका झिलमिला जाता है, यानी वो क्यों डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो ये क्यों होता है, तो ये होता है आपके जो स्पार्क प्लग होता है गाड़ी का, वो क्या करता है, क्रिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। ठीक है। तो ये स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस से क्रिएट होने के कारण ऐसा होता है। और जब ये आपका स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो जब ये आपके स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस को जब प्रोड्यूस करता है और उस प्रोड्यूस करने के दौरान जो वेव निकलता है वो सेम इंटेंसिटी का, यानी क्या है, तो सेम फ्रीक्वेंसी का वेव निकलता है जो टीवी सिग्नल के फ्रीक्वेंसी पे जो टीवी हमारा चल रहा होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो स्पार्क प्लग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है तो वहाँ से जो वेव जनरेट होता है वो सेम वेव होता है जो कि आपका टीवी सिग्नल जो होता है वो वेव देता रहता है। ठीक है। तो वो दोनों वेव क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। ठीक है। और कहते हो दोनों वेव क्या करते हैं, एक दूसरे पर आपके इंटरफेरेंस, एक दूसरे पे क्या होते हैं, सुपर इम्पोज हो जाते हैं और तो कहें इंटरफेरेंस बनाते हैं, यानी एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं। और एक दूसरे पर ओवरलैप होने के कारण क्या होता है, सिग्नल जो होता है आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आगे पीछे आपका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका एम्पलीट्यूड होता है वेव का, वो क्या होता है, कम ज़्यादा हो जाता है। सो इस कारण से डिस्टर्बेंस हमें देखने के लिए मिलता है। तो सिंपल सा इसका लॉजिक याद रखिएगा कि जो आपका स्पार्क प्लग होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस के कारण क्या होता है, जो वेव जनरेट होता है वो टीवी के फ्रीक्वेंसी, जो टीवी का जो जिस फ्रीक्वेंसी पे चलते रहता है वो सेम फ्रीक्वेंसी का वेव जनरेट कर देता है। सो उनके कारण दोनों आपस में इंटरफेरेंस हो जाता है, यानी क्या है, तो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। और उसी सुपर इम्पोज के कारण आपका टीवी का जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है। तो हमें झिलमिलाता है या फिर अलग अलग चीज़ का आवाज़ आता है या फिर कुछ अलग चीज़ सुनाई देने लगता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पढ़िए नंबर 6 में क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, जो स्काई होता है वो ब्लू क्यों दिखता है, तो स्काई जो आपका ब्लू दिखता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। लाइट के स्कैटरिंग के फेनोमेना के कारण। ठीक है। तो हालांकि इसके और बड़े थोड़ा रीजन है, वहाँ पे हम आपको इतने रीजन अभी यहाँ पे नहीं देंगे, लेकिन इतना याद रखिए कि स्काई जो होता है वो ब्लू दिखता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। किसी कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नंबर 7 में लिखा गया है कि डायनेमो इज डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग। डायनेमो जो होता है वो डिवाइस होता है, वो क्या करता है, तो डायनेमो एक डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा डायनेमो का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो डायनेमो का आपका इलेक्ट्रिसिटी जब जनरेट किया जाता है वाटर से, तो वहाँ पे भी डायनेमो का इस्तेमाल करते हैं। उस पर क्या करते हैं कि हेवी वेलोसिटी ऑफ वाटर को क्या करते हैं, उस पर गिराते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा टरबाइन जो होता है वो क्या, तो डायनेमो जो होता है वो क्या होता है, चलता है आपका, और उसी चलने से क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है। तो डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और जनरेटर में भी क्या करते हैं हम, डायनामो को एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जो कि क्या करता है, डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता है, यानी डीसी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। चलिए नंबर 8 पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। वाइल राइजेज अप द वीक इन अ लैम्प बिकॉज, वाइल जो होता है वो किसी लैम्प में वो राइज होता है, वो किस फिनोमेना से, तो वाइल जो होता है किसी लैम्प में राइज होता है आपके कैपिलरी एक्शन के कारण। तो क्या हो गया, ऑफ द कैपिलरिटी फिनोमेना। क्या है, ऑफ द कैपिलरिटी फिनोमेना। ठीक है। तो कैपिलरिटी के कारण ऐसा होता है। कैपिलरिटी आपने पढ़ा होगा कि कैपिलरी ट्यूब के बारे में। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, एक प्रकार का नैरो ट्यूब होता है छोटा सा। ठीक है। जिसमें कि क्या होता है, किसी लिक्विड के कारण इसमें किसी लिक्विड में इसको क्या करते हैं, अगर हम डालते हैं तो या तो आपका लिक्विड को राइज कर देता है या फिर क्या करता है वो आपके उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब का काम होता है। तो कैपिलरी ट्यूब समझ सकते हैं। कैपिलरी फेनोमेना जो होता है आपका, इसमें इस फेनोमेना में क्या होता है आपका सिंपली कि जो कोई भी लिक्विड होता है वो किसी नैरो स्पेस से क्या होता है, पास होता है। ठीक है। तो नैरो स्पेस से पास होता है। तो यहाँ पे वाइल लैम्प जो होता है उसमें भी आपका कैपिलरी एक्शन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है। कोशिक क्रिया की घटना इसको कहा जाए। ठीक है। कोशिक क्रिया की घटना, कैपिलरी एक्शन। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है। और कैपिलरी एक्शन के रिगार्डिंग हमने आपको और भी बहुत सा चीज़ बताया है इसके रिगार्डिंग। कैपिलरी एक्शन में जो हाइट का राइजिंग होता है और या फिर हाइट का फॉल होता है वो कितना होता है, तो आपका होता है 4 सिग्मा cos थीटा अपन रो जी इंटू डी। ठीक है। शायद यही होता है, हो सकता है मे बी यहाँ पे डी को देख लीजिएगा। नहीं, ठीक है। हाइट इक्वल क्या होता है, 4 सिग्मा cos थीटा अपन रो जी डी, जहाँ पे सिग्मा क्या आपका सरफेस टेंशन है। ठीक है। सरफेस टेंशन होता है। रो क्या है, डेंसिटी है, जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और डी क्या है, डायमीटर है ऑफ द ट्यूब। ये आपका ट्यूब का जो डायमीटर होगा वह है। ठीक है। तो
आपको ये हाइट के रिगार्डिंग फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से कभी कभी पूछ सकता है कि हाइट अगर आपका डायमीटर अगर कैपिलरी ट्यूब को क्या करे, अगर डायमीटर को क्या करे, अगर बढ़ा दे तो हाइट क्या हो जाएगा आपका, घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर के। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, सो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 में लिखेगा क्या गया है, उसको पढ़िएगा। इन द एटमोस्फियर अल्ट्रा वायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाई, एटमोस्फियर में जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है वो किससे ऑब्जर्व होता है, तो एटमोस्फियर में जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है वो कौन ऑब्जर्व करता है, तो वो आपका ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होता है, जो सनलाइट से निकलता है, वो क्या होता है आपके O3 लेयर यानी ओजोन के लेयर यानी O3 लेयर के द्वारा क्या किया जाता है, आपका ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो O3 लेयर एक्चुअली बना किससे है, तो O3 आपका ऑक्सीजन से ही बना है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। नंबर 10 में लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट प्रोवाइडेड इन द इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से एलिमेंट को हम क्या करते हैं, हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हैं। इनमें से कौन से एलिमेंट को हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में इलेक्ट्रिक आयरन में यूज करते हैं, तो वो आपका एलिमेंट होता है नाइक्रोम। क्या होता है, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टंगस्टन का तो हम क्या करते हैं, फिलामेंट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो हम किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये क्या थे आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताया है। तो इस वीडियोस को देखिए और किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के रेगुलर और बेहतर कंटेंट ला सकें, ठीक है। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।